हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। डिविडेंड कंपनी अनाउंस करने वाली है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बियॉन्ड डिविडेंड क्या चल रहा है, क्या ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन पर भी एक बार नजर डालेंगे कोल इंडिया के बेसिस पर। देखिए, सबसे पहले अभी बहुत ही जो रिसेंट में जो इवेंट होने वाली है और हमने इसके पीछे स्टॉक प्राइस भी बढ़ते हुए देखा है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। और डिविडेंड डिक्लेयर कब करने वाली है? मंडे के दिन 29 नवंबर को ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट डेट आपको मैं बता देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट डेट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर ये एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब एक्स डिविडेंड से पहले जिन इन्वेस्टर्स ने कोल इंडिया का स्टॉक खरीदा है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये मैंने लिख भी दिया है, 6 तारीख सोमवार का दिन है, तो 6 तारीख को कोई खरीदता है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जो लास्ट जो ट्रेडिंग डे रहेगा वो रहेगा 3 तारीख, क्योंकि वीकेंड्स आ जा रहे हैं। तो 3 तारीख को जिन्होंने खरीदा है या 3 तारीख से पहले जिन्होंने भी खरीदा है तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन ये डिविडेंड की मैं बात कर रहा हूं, बियॉन्ड डिविडेंड में थोड़ी देर के बाद मैं बात करूंगा। रिसेंट डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में भी बता दें, क्योंकि कोल इंडिया डिविडेंड को लेकर बहुत ही एक अच्छा स्टॉक रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे लास्ट ईयर की यहां हम बात करते हैं, 16 रुपीस का डिविडेंड था। और इसी नवंबर के महीने में जो डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ था तो वो था 7 रुपीस 50 पैसा का। फिर 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और फिर 3.5 रुपए का डिविडेंड। तो ऐसे करके 16 रुपीस का डिविडेंड था। फिर ये जो FY20 है तब 12 रुपए का डिविडेंड था। उससे पहले जो साल था 2018-19 में 13 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड। उससे पहले 16.5 रुपए का और उससे पहले 19.9 रुपीस के टोटल डिविडेंड्स है, फुल डिविडेंड्स है। और ये फुल डिविडेंड हिस्ट्री है। तो अभी जो हम लोग के पास डेटा है कि पिछले साल 7.5 रुपए का डिविडेंड था, तो उस डेटा को ही अभी हम लेटेस्ट डेटा मान सकते हैं। तो देखते हैं 7.5 रुपए से ज्यादा देती है कोल इंडिया डिविडेंड या कम देती है, तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा। अब कोल इंडिया डिविडेंड की भी उनकी एक पॉलिसी है कि वो कितना डिविडेंड देगी। देखिए, जो भी पैसा उनके केपेक्स के बाद बचेगा, केपेक्स मतलब देखिए कोल इंडिया को भी अपना बिजनेस चलाना है, बिजनेस के लिए ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ के लिए जो भी पैसा जो है, केपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उन्होंने जो भी खर्चा किया उसके बाद जो भी पैसा बचा, मतलब फ्री कैश फ्लो बचा, वो डिविडेंड वो दे देगी। ये उनकी पॉलिसी है। जैसे पिछले साल की यहां पर बात कर सकते हैं। देखिए, केपेक्स उन्होंने 13,283 करोड़ का किया था, टारगेट से भी ज्यादा किया हुआ था, और उसके बाद जो पैसा बचा वो उन्होंने डिविडेंड में दे दिया था। तो ये इनकी पॉलिसी है। तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट करें, केपेक्स के बाद जो भी पैसा बचेगा वो डिविडेंड के लिए मिलेगा। अब जैसे ये कुछ केपेक्स का ट्रेंड है। जैसे पिछले साल 13,283 करोड़ का उन्होंने केपेक्स किया हुआ था, और फिर उसके बाद ये प्रॉफिट्स हैं 18,904। तो जो भी पैसा जो भी बचा होगा तो उस हिसाब से 16 रुपए का डिविडेंड आया था। फाइनेंशियल ईयर 20 में आप देख सकते हैं यहाँ पर केपेक्स बहुत कम था, प्रॉफिट ज्यादा थे, लेकिन आप डिविडेंड देख सकते हैं 12 रुपए का था। तो उस हिसाब से ये ट्रेंड्स रहे हैं जब हम कोल इंडिया के डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं। अब डिविडेंड की बात हो चुकी है, अब ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस हिसाब से ग्लोबल लेवल पर कोल पर प्रेशर आ रहा है। जैसे अभी COP26 मीटिंग ग्लासगो में हुई थी और वहां पर पहली बार कोल को लेकर बात हुई। और कुछ देश हैं, जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब देशों पर प्रेशर हुआ कि आपको कोल को बाहर करना है, कोल से आपको निकल जाना है। लेकिन कैसे भी करके इन सब देशों ने कहा कि हम लोग फेज डाउन करेंगे, मतलब कोल का यूजेज को कम करने की कोशिश करेंगे। फेज आउट कर पाना मुश्किल है, और मुश्किल भारत जैसे भारत देश के लिए क्या है, 65-70% यूजेज तो कोयला का होता ही है। अब देखिए, जो स्टील बनता है, स्टील हम लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं, चलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूरत है, उसके लिए कोयला चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ही नहीं अगर कोयला है नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके लिए इन सब देशों ने कहा कि नहीं, कोल हम लोग धीरे धीरे यूजेज करेंगे। तो एक नई एक थीम उभर के आ रही है, और उस थीम पर हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की है। चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इस थीम पर हम हमेशा फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी आ चुके हैं, टाटाज आ चुके हैं, रिलायंस आ रहे हैं,
उन्होंने 100 गीगावाट का 2030 का प्लान किया है। एनटीपीसी एग्रेसिव आ रहा है और कैसे भी करके क्लीन एनर्जी पर दूसरे पीएसयूज हैं, चाहे वो गेल हो, भारत पेट्रोलियम हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, वो लोग आ रहे हैं। तो 450 गीगावाट पूरे इंडिया का टारगेट है, जिसको बढ़ाकर अब 500 गीगावाट कर दिया। मतलब पूरे इंडिया का अब टारगेट है 500 गीगावाट, ये रिन्यूएबल का टारगेट कर दिया है 2030 का। और मुझे लगता है जिस हिसाब से रिन्यूएबल में चीजें एक्टिवली अब चेंज हो रही है, तो ये मुझे लगता है 500 गीगावाट से भी ज्यादा का गवर्नमेंट अगले कुछ सालों में कोशिश कर सकती है। तो रिन्यूएबल के कॉस्ट कम हो रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स और पीएसयूज अब बहुत एग्रेसिव हो गए, तो ये एक इमर्जिंग थीम आ रही है। अगर हम कोल के भी दूर में देख रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म की थीम है। तो इसीलिए गोल्डमैन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, शॉर्ट टर्म नहीं। दोस्तों ये जो शिफ्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, अगले 5-6 सालों में ये चेंजेस की बात कर रहा हूं। जैसा देखिए हमारे भी लाइफ में आज जैसे डेटा है, इंटरनेट है, जितना इंपॉर्टेंट हुआ है क्या 12 साल 15 साल पहले था? नहीं था। लेकिन अब वो चेंज हुआ है स्ट्रक्चरल। अब 10 साल पहले अपनी लाइफ को अभी की लाइफ के साथ कंपेयर करिए, तब का इंटरनेट स्पीड और अभी की इंटरनेट स्पीड चेंजेस हुए हैं पॉजिटिव। सो सिमिलरली ये भी स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, जहां पर हमको कोयला से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट देखते हुए मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने अभी रिसेंट में रिपोर्ट निकाली थी और कहा था कि 165 उन्होंने प्रीवियस टारगेट दिया था, अब लेटेस्ट उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया कोल इंडिया को और 140 का टारगेट दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ईएसजी के कंसर्न है ही, क्योंकि कोयला से प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, केपेक्स इनके बढ़ते ही रहेंगे। केपेक्स अगर बढ़ता रहा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर कंपनी केपेक्स करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, डिविडेंड शायद कम मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी अगर डिक्लाइन हो गई और केपेक्स करते रहे तो फिर तो डिविडेंड भी कम हो सकता है। तो ये सब कुछ चीजें गोल्डमैन सैक्स ने भी नोट की है। आपके व्यूज क्या हैं जरूर बताइए। ये जो लॉन्ग टर्म की थीम है, क्या आपको लगता है क्या कोयला सरवाइव कर पाएगा 10-15 सालों में? क्या जो कोयला है या कोल इंडिया है, अपने जो टारगेट्स हैं वो ये सब टारगेट्स को गलत साबित कर पाएगा? क्या वो भी 250-300 तक जा सकता है? अपने व्यूज जरूर बताइए। और रिन्यूएबल्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो आप चाहते हैं हम या उनके ऊपर वीडियो बनाएं, तो हमको जरूर अपने सजेशंस भी जरूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।